हेलो दोस्तों। आज आप सबके बीच में मैंने एक बीपीएससी का टॉपिक लिया है जो कि हिस्ट्री ऑप्शनल का है और इसको मेरे द्वारा समझाया जाएगा आप लोगों के बीच में। हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या हमने इसमें लिखा है और किस तरह से बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल को लिखा जाता है, इसकी फॉर्मेटिंग क्या रहेगी। ठीक है, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है कि उन परिस्थितियों का विश्लेषण करें। प्रश्न है कि उन परिस्थितियों का विश्लेषण करें उन परिस्थितियों का विश्लेषण करें कीजिए जिनके फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हुई। ठीक है, ये प्रश्न है। उत्तर में हमने लिखा है कि भूमिका में देना है कि 14, चूँकि हम जानते हैं कि जब भौगोलिक अन्वेषण शुरू हुए थे तब उस समय यूरोप की बहुत सारी कंपनियां भारत में यात्राएं करने लगी थी, जिसके कारण वो सब होड़ में एक दूसरे के होड़ में लगे हुए थे। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमने लिखा भी है कि 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण का काल शुरू हुआ तब विश्व के अनेक राष्ट्र ने यात्राएं शुरू कर दी, जिसमें अनेक भौगोलिक खोज हुए और खोज होने के कारण जिसमें दिशा सूचक यंत्र भी खोजे गए। चूँकि दिशा सूचक यंत्र इसलिए खोजे गए ताकि इसकी मदद से हम लोग यूरोपवासी क्या करते थे, भारत आए और अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में गए। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन शुरू हुआ और इस होड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाजी मार ली। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया आप लोगों को? अब आगे देखते हैं क्या है। आगे हैं कि देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि परिस्थितियों का विश्लेषण करें। प्रश्न में कहा गया है, यहाँ पर देखिए परिस्थितियाँ है ना, परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियों का वर्णन करना है। इसलिए आगे हम परिस्थिति को देखते हैं क्या है परिस्थिति। देखिए, परिस्थितियों में हम लोग 5-6 कारणों का उल्लेख करेंगे जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई। देखिए परिस्थिति क्या बनी है। पहला परिस्थिति है बंगाल के नवाब की कमजोरी। चूँकि हम जानते हैं कि बंगाल के नवाब जो थे वो कठपुतली सरकार के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, कठपुतली सरकार कहने का तात्पर्य यह है कि सारी सत्ता तो बंगाल के नवाब के हाथों में थी, परंतु असली जो शक्ति थी वो अंग्रेजों के हाथ में थी, जिसको कठपुतली सरकार कहा गया ब्रिटिशियों के द्वारा। उसके बाद कालकोटरी की घटना, उसके बाद बंगाल के नवाब के साम्राज्य में आंतरिक कलेश। चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी जो राजा हुआ उसके दरबारी ही ऐसे थे या फिर से उसके पारिवारिक कलेश बढ़ जाने से उनके साम्राज्य में पतन हो गया। उसके बाद में चूँकि चौथा पॉइंट है प्लासी का युद्ध। सभी जानते हैं प्लासी का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध रहा है, निर्णायक रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होने में भारत में। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद इलाहाबाद की संधि। इन 6 पॉइंटों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे कि क्या क्या है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, बंगाल के नवाब की कमजोरी सबसे पहला पॉइंट है। हमने लिखा है कि बंगाल में अलीवर्दी खां तक तो सब ठीक था। चूँकि अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब था और चूँकि शक्तिशाली नवाब था, इसलिए वो उसके समय में तो सब ठीक था, शक्तिशाली नवाब था तथा वह यूरोपीय कंपनी को नियंत्रित रखने की क्षमता रखता था, योग्य था। और इसी के नेतृत्व में पृथक बंगाल का उदय हुआ। चूँकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक दूसरे में मिले हुए थे, तो अलीवर्दी खां के नेतृत्व में ही क्या हुआ कि पृथक बंगाल का मांग शुरू हुआ। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद इसकी तीसरी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। बंगाल का नवाब बनता है। इसके नवाब बनते ही अलीवर्दी खां की दोनों पुत्रियों ने आंतरिक कलेश पैदा कर दी। कलेश के कारण सिराजुद्दौला शासन चलाने में असमर्थ महसूस करने लगा। ठीक है,
यहाँ पर कहानी यह होती है कि चूंकि अलीवर्दी खां के 3 बेटी थी, और सबसे जो छोटी बेटी थी उसके जो बेटे थे अली, ये सिराजुद्दौला, वो नवाब बनता है। और उसके नवाब बनते ही क्या होता है, दरबारी कलेश शुरू हो जाता है। दोनों मौसी विद्रोह कर देती हैं। परिणाम स्वरूप दरबारी कलेश भी बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके करीबी लोग उससे धोखा देने का षड्यंत्र बनाते हैं। बंगाल के नवाब की शक्ति तथा स्वामित्व कुछ निश्चित शर्तों पर निर्धारित करता है।